दगड़ियों, मैंने कई बार आप लोगों के बीच में कहा है कि मैं वन पंचायत को लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगा और बातचीत करूँगा। वन पंचायत एक ऐसा क्षेत्र और क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय है जिसकी बातचीत एक छोटे से एपिसोड में पूरी नहीं हो सकती। मुझे लगता है 2, 4, 6 नहीं बल्कि 10 या 12 छोटे छोटे एपिसोडों के माध्यम से ही मैं उस बात को पूरी कर सकूँगा। पहली पंक्ति में तो मैं ये कह दूँ कि वन पंचायत दुनिया की वह वन प्रबंधन प्रणाली है। प्रणाली की अद्भुतता यह है कि वन विभाग के ही आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बातचीत करें तो करीब 12,000 वन पंचायतें अभी हमारे पास हैं, यानी 5,449 या 49.5 वर्ग किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है उसका प्रबंधन में सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी 36 लाख लोग करते हैं, जो सिर्फ 5,449 वर्ग किलोमीटर में फैले अपनी अपनी वन पंचायतों का प्रबंधन करते हैं। ये आंकड़े हैं, स्थिति बिल्कुल अलग है। इनका जो कुल भूभाग हमको बताया जाता है आंकड़ों के हिसाब से 54,483 वर्ग किलोमीटर का बताया जाता है। और इस भूभाग में अगर हम एक सघन वन क्षेत्र को तलाशते हैं तो वो आती है 34,451 वर्ग किलोमीटर की। ये सघन वन क्षेत्र। अब इस वन क्षेत्र को अगर हम विच्छेद करते हैं, अलग अलग बांटते हैं, विभाग के अधीन जो पूरा क्षेत्र आता है वन पंचायत के इतर, वो आता है 24,642.932 वर्ग किलोमीटर। आप इसको 24,643 वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। तो दगड़ियों, ये आंकड़े हैं। मैंने कहा ना कि ये वन पंचायत को लेकर हम कहते हैं कि ये 12,000 वन पंचायतें हैं और उसका संचालन जनता करती है। ये अपने में एक मिथ है, ये अपने एक बहुत बड़ा झूठ है। निश्चित रूप से संख्याएं 12,000 हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ वन पंचायतों को लेकर। जिस दिन हमारा राज्य बना था उस दिन उत्तराखंड में वन पंचायतों की संख्या 5,000 को छू रही थी, 5,000 नहीं थी। और उसके बाद जो एक बेनाप जमीन थी, क्योंकि बंदोबस्त तो उत्तराखंड में हुआ नहीं, सरकार चाहती थी कि ये बेनाप जमीन जिसमें लोग खेती कर रहे हैं या लोगों ने अपने हिस्से में लोगों का कब्जा है, इस कब्जेदारी को छीना जाए। अब सीधे अगर वो पुलिस या पटवारी प्रशासन भेज के कार्रवाई करते तो उसको नहीं छीन सकते थे। एक बड़ा विद्रोह सामने आता और एक कानूनी सवाल सरकार से पूछा जाता कि जब बंदोबस्त नहीं हुआ तो आप कौन होते हैं इसको छीनने वाले? पहले आप भूमि का बंदोबस्त कराइए। राज्य बनने के बाद आपने भूमि का बंदोबस्त नहीं कराया, वह भी 80 साल जो बंदोबस्त था उसमें भी आप पूरा सफल नहीं करवा रहे हैं। ये तमाम सवाल उठते हैं। तो सरकार ने एक चालाकी की, बहुत बड़ी चालाकी। सरकार ये तो जानती थी कि राज्य बनने से पहले ही हम वन पंचायतों को जनता से छीन चुके हैं। जो वन पंचायतें हैं उनको ग्रामबंद बना के जनता से छीन चुके हैं। अब केवल हमने चौकीदार की हैसियत से सरपंच को अपने पास रखा है, ये बात सरकार जानती थी। सरकार ने बेनाप भूमि जो करीब 1,192 वर्ग किलोमीटर के करीब थी, उस भूमि के लिए एक आदेश जारी कर दिया कि साहब ये भूमि भी वन पंचायतों में मिलाई जाएगी। बेनाप भूमि जो जनता के कब्जे में थी, और उसके लिए जनता के बीच का ही एक सरपंच बना दिया, 9 पंच बना दिए, पटवारी प्रशासन सब खड़ा कर दिया। यह अद्भुत था कि एक जनता को भूमिहीन बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रयास कर रही थी, और जो प्रयास स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जिसका विरोध हुआ, और स्वतंत्र भारत में जो प्रयास निर्बाध जारी रहे, और ऐसे ही प्रयासों के खिलाफ आंदोलन करके हमने अपना राज्य बनवाया। उस राज्य में पहला काम बेनाप भूमि के रूप में दस्तावेजों में जो भूमि थी और जो जनता के कब्जे में थी उसको छीनने का प्रयास हुआ, और वो छीना गया। और छीनते ही जो आंकड़े सामने आए, जो वन पंचायत हमारी 5,000 को छू रही थी वो 12,000 को पार कर गई।
उनकी संख्या 12,000 को पार कर दी। तो मैं अगर सही तरीके से मैं आपके बीच में सामने आता हूँ तो हमें यही कहना चाहिए कि वर्तमान में जो सक्रिय वन पंचायतें हैं, सक्रिय जो हमारी अपनी वन पंचायतें हैं, उनकी संख्या 5,000 को छू रही है और सरकार के आंकड़ों में करीब 12,000 वन पंचायतें हैं। मैं थोड़ा सा इस गणित के साथ साथ इतिहास में जाऊंगा कि जो ये वन पंचायतें हैं ये आई कैसे, ये बनी कैसे, ये वन पंचायतें आई कहाँ से। अगर हम इस सवाल पर जाते हैं इनका उद्भव कैसे हुआ, तो हमें 1910 से लेकर 1920 के बीच में जो बड़े आंदोलन चले थे, और खासकर जिसको हम जंगलात का आंदोलन कहते थे, और एक कुली बेगार आंदोलन भी उसके साथ था। तो उस जंगलात का जो आंदोलन था, उस आंदोलन ने गांव में अपनी जमीन खड़ी कर ली थी, और नगर बहुत छोटे क्षेत्र हुआ करते थे, गांव में जबरदस्त जमीन बन गई थी और सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। और वो आंदोलन सिर्फ एक पंक्ति का आंदोलन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारी जो पारंपरिक वन व्यवस्था है, हमारी जो आरण्यक जीवन शैली है, उसको अंग्रेज हुकूमत ने छीन लिया है, वो हमें वापस की जाए, वनों का प्रबंधन हमको लौटाया जाए, जैसा हम पूर्ववत करते आए हैं उसी प्रकार से वन प्रबंधन को करेंगे, ये मांग थी। अब क्योंकि इस बीच में एक घटना घटी थी बागेश्वर में कुली बेगार को लेकर। कुली बेगार आंदोलन की सफलता के बाद सरकार को लगा कि अब जो आंदोलन होगा वो वन प्रबंधन के खिलाफ होगा, और अगर वन प्रबंधन के खिलाफ इसी तेवर के साथ लोग सामने आएंगे तो फिर हम उनको रोक नहीं सकते और ये जंगल हमको वापस करने होंगे। तब सरकार ने तत्कालीन कमिश्नर हुआ करते पी विंडम, तो पी विंडम साहब की अध्यक्षता में एक ग्रीवांस शिकायत समिति बनाई, ग्रीवांस कमेटी बनाई, और इस कमेटी ने बहुत चालाकी के साथ, क्योंकि जंगल किसी तरह से भी कॉरपोरेट के हित के लिए जो वन एक्ट बना था, यानी 1868 में जो पहला वन एक्ट बना था वो सीधे सीधे कॉरपोरेट के हित में बना था। 1927 का वन एक्ट जो 1868 का ही एक साइक्लोकॉपी है, वो सीधे सीधे अधिकारियों को बहुत अधिक अधिकार देते हुए जनता मूल निवासियों को वनों से खदेड़ने के साथ साथ कॉरपोरेट के हित का एक वन एक्ट था, जो निर्वाह तो अभी भी जारी है। तो उस एक्ट के खिलाफ जनता के आक्रोश को थामने का एक तरीका उन्होंने निकाला कि गांव के आसपास के जो जंगल हैं, जो हमने लूटे हैं जनता से, छीने हैं जनता से जबरन सत्ता की ताकत से, वो जनता को लौटा दिए जाए। और जनता को लौटाए तो जाएं, लेकिन उसमें भी नियंत्रण नागरिक प्रशासन के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से अपने पास ही रखा जाए, जैसे ही मौका लगेगा फिर इनसे लूट लेंगे। एक ऐसा खतरनाक साजिशाना खेल सरकार द्वारा खेला गया। और 1931-30 में ये चीज़ सामने आ गई। वैसे तो 1927 में वन पंचायत गठन का पूरा प्रारूप बन चुका था, जो नियमावली बनते बनते लागू होते होते 1931 तक चला गया। यानी नियमानुसार जो नियम है, उस नियम को अगर हम ध्यान में रखें तो 1931 में वन पंचायत प्रणाली का प्रादुर्भाव होता है, और एक ऐसी प्रणाली जिसमें जनता अपने चारों ओर एप्लीकेशन देगी, सामूहिक रूप से एप्लीकेशन देगी और कहेगी साहब यहाँ पर वन पंचायत हम बनाना चाहते हैं और इसमें वन पंचायत बना दीजिए, और उसके बाद कमिश्नर साहब कृपा करके आपके लिए वन पंचायत का गठन कर देंगे, नक्शा खसरा बन जाएंगे। उसके बाद आप अपने पंच चुनेंगे, सरपंच चुनेंगे, और आपका जो नियमावली होगी उस नियमावली का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है करके वन पंचायत निरीक्षक भी होगा, पटवारी भी होगा, एसडीएम भी होगा, तहसीलदार भी होगा, डीएम भी होगा और कमिश्नर भी होगा। ये एक व्यवस्था बना दी गई। दगड़ियों, 1931 में जब नियमावली बनी तो उस नियमावली के शुरू की 4 पंक्तियां मैं आपको पढ़ के यहाँ सुनाऊंगा कि वो नियमावली किस देखो कानून है, किस कानून की किस धारा से शक्ति लेकर वो नियमावली बनाई गई। हम बताते हैं कि 1930-31 में जब पहली नियमावली बनी थी तब उत्तराखंड में, भारत में वन अधिनियम 1927 लागू था, लेकिन सरकारों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वन अधिनियम 1927 की किसी धारा से शक्ति लेकर, ताकत लेकर वन पंचायत का गठन
करने की हिम्मत कर सकें, क्योंकि हमारे पूर्वजों के जो आंदोलन था, जिस आंदोलन से भयभीत होकर सरकार एक चालाकी का खेल खेल रही थी, जंगल जनता को लौटाने की जगह गांव के आसपास के जंगल पंचायतों के माध्यम से एक संयुक्त वन प्रबंधन के रूप में लाती थी, जिनमें नागरिक प्रशासन के लोग भी होंगे और गाँव के लोग भी होंगे। ये सरकार की चालाकी थी। तो वो नियमावली जो बनी थी, वो उसकी शुरू की 5 पंक्तियाँ बता दूँ मैं, पढ़ दूँ मैं। वो 5 पंक्तियों से पता लग जाता है कि किस संविधान के किस एक्ट से शक्ति लेकर ये नियमावली बनी थी। ये 1931 में लागू की गई नियमावली। ये नियमावली अगर आपको ढूंढनी है, सरकार के यहाँ से नहीं मिलती, मेरी ही लिखी हुई किताब है वन पंचायत के नाम से। और ये किताब भुवनेश्वरी महिला आश्रम के सहयोग से 1994 में प्रकाशित हुई थी, विमोचन हुआ था। आदि राजहंस प्रेस नैनीताल ने इसको छापा था। अब ये कहूँ तो 1-2 कॉपियाँ मेरे पास हैं, वरना तो नहीं मिलती। 1000 कॉपियाँ छापी थी जो बटबुटा गई। खैर, तो मैंने अपनी ही किताब में इस नियमावली को छापा था ताकि सनद रहे। तो 1931 में लागू की गई नियमावली विविध के साथ था। 13 जुलाई 1931 ईस्वी। सरकारी सूचना संख्या 441/14-366 सरकारी सूचना संख्या 575/14-266 से संबंधित जो नंबर 100(2)/14-366 तारीख 25 जुलाई 1933 ईस्वी व फिर उसके बाद 9 के आगे 0 122-F/14-228 तारीख 25 जून 1936 ईस्वी को सूचनाओं द्वारा संशोधित हुई। यहाँ सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है कि गवर्नर महोदय ने काउंसिल सहित शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 ईस्वी ब्रैकेट में है 1874 ईस्वी की एक्ट संख्या 14, ये ब्रैकेट बंद होता है, की धारा 6 के अनुसार कुमाऊं के पंचायती जंगलों के प्रबंधन की व्यवस्था के लिए निम्न लिखित नियम बनाए हैं। तो एक तो इसमें स्पष्ट हो गया कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट कब लागू था। भारत का जो संविधान की 6वीं अनुसूची में आपको ये सब मिलेगा। तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 सेक्शन 6 से शक्ति लेकर पहली वन पंचायत नियमावली भारत में बनी और उत्तराखंड के उस भूभाग में लागू हुई जिस भूभाग में लोगों ने, खासकर इसको ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल कह सकते हैं हम, में लागू हुई, जहां लोगों ने अपने गांवों के चारों ओर वन पंचायतों के गठन के लिए डिमांड की और वन पंचायतें बनी। हम ये भी आपको बता दें, जब ये एक नियम बनाया गया था तो सरकार ने बहुत चालाकी से लोगों को लड़ाने के लिए, गुमराह करने के लिए एक खेल और खेला था। आपको मालूम है, चिरपतकोट जैसे जंगल बागेश्वर में ही, जहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं। लोग कहते हैं ये हमारा हक है और वन विभाग कहता है हमारा है। लोग कहते हैं हमारे, लोग वहाँ से घास काटते हैं। तो लोगों को बताया गया कि वन पंचायत बन जाएगी तो आप घास नहीं काट पाएंगे, सरपंच आदि डीएम प्रशासन। तो कई जो गाँव के आसपास के बृहद क्षेत्र से आज भी घास के मांगों के रूप में है, वहाँ वन पंचायतें नहीं बन पाई। और उसमें कारण भी था कि 2-3-4 गाँव या ग्राम सभाओं, ग्राम प्रधानों के अधीन का क्षेत्र था, इसलिए भी वन पंचायतें नहीं बन पाई। और कई जगह तो एक गाँव में 2-2 वन पंचायतें भी आपको दिखेंगी। एक ग्राम पंचायत में 2-2, 3-3 वन पंचायतें भी आपको दिखेंगी। क्योंकि अगर कुछ जगह आप वन विभाग कामयाब रहा वन पंचायतें रोकने से, तो कुछ जगह वन पंचायत हाथ भी मले, क्योंकि एक गाँव में 2-2, 3-3 वन पंचायतों के प्रस्ताव भी गए। खैर, दगड़ियों, 1931 में जो नियमावली बनी थी वो 1970 तक लागू रही। और ये नियमावली सिर्फ 22 बिंदुओं की नियमावली थी। और इस नियमावली की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें वन विभाग कहीं नहीं था। वन विभाग के आला कमान कहीं नहीं थे। कमिश्नर थे, एसडीएम थे, तहसीलदार थे, पटवारी सब थे। नागरिक प्रशासन का पूरी कतार थी, लेकिन वन विभाग कहीं नहीं था। हाँ, जुर्माना इत्यादि वसूल करने के लिए, या वन पंचायत किसी पैसे का गमन करती है या आय को छुपाती है, दिखाती है, उसकी कानूनी व्यवस्था राजस्व के नियमों के तहत, जो वन अधिनियम की भी 72वीं धारा में है,
के तहत करने की बात कहते हुए वन अधिनियम को डालने का प्रयास तो किया गया, लेकिन खुलेआम कहीं भी वन अधिनियम या वन अधिकारी पूरी नियमावली में नहीं दिखाई देते हैं। ये एक डर था, सत्ता का डर। लेकिन फिर भी नागरिक प्रशासन कमिश्नर से लेकर पटवारी के चपरासी तक, पटवारी का सटवारी तक, सटबट तो ही करता है गांव में आके, तो तक पूरी की पूरी श्रृंखला वन पंचायत के साथ खड़ी की गई थी। खैर 1971 में आपने देखा होगा कि 1970 वो दौर था जब उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, वनाग्नि की घटनाओं से लोग उसको समझने लगे लोग, और लोगों को लगा कि जंगलात का जो आंदोलन था वो इन बाढ़ों को रोकने के लिए था, भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए था। सीधे सीधे कहें कि चीन या कॉरपोरेट के जंगल का जो विस्तार हिमालयी क्षेत्र में करवाया जा रहा था, कुमाऊं गढ़वाल में करवाया जा रहा था, उस वन प्रबंधन के खिलाफ जो जंगलात का आंदोलन था, या टिहरी में वो आंदोलन जो तिराड़ी कांड के रूप में सामने आता है, उसको तो सरकार ने बिल्कुल भुला दिया है। और तब एक नया आंदोलन शुरू होता है जो 70 से 80 के बीच में चलता है, और वो आंदोलन पहाड़ में वन आंदोलन के रूप में सामने आया था। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, समझदार पुराने लोग, हमारे समय के लोग, देखा होगा कि उस वन आंदोलन के बीच में एक छोटी सी 1-2 दिन की घटना घटी थी कि कुछ लोग रैणी गांव में इस पेड़ों से चिपक गए थे और उन्होंने ठेकेदार के आदमियों को भगा दिया था। तो पूरे आंदोलन को चिपकों के साथ कन्वर्ट करके, बहुत चालाकी के साथ वन आंदोलन को चिपकों के रूप में कन्वर्ट करके पूरा का पूरा जो जंगलात का आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में था, तिलाड़ी के मैदान में जो आंदोलन था, उसको फिर पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन के रूप में स्थापित करने का खेल खेला गया। सरकारें उसमें सफल हुई, क्योंकि दिल्ली का क्रूर मीडिया, दिल्ली का दुष्ट मीडिया, दिल्ली का दुष्टतम मीडिया ये खेल खेल रहा था। गोदी मीडिया तब भी था, लेकिन हम उसको दिल्ली का दुष्ट मीडिया कहते थे। दिनमान जैसे कई सामने आए थे उत्तराखंड में, और हमारे ही लोगों के बीच में उनके इंटरव्यू लेने, उनको हीरो बनाना, नेता बनाना, और पूरे के पूरे वन आंदोलन जो स्वतंत्रता संग्राम में जंगलात का आंदोलन था, तिराड़ी के कांड में जो जंगलात का आंदोलन था, उस आंदोलन को तहस नहस करने का पूरा खेल खेला गया, उसमें वो सफल हुए। लेकिन वहां एक बड़ी समस्या सरकार के सामने थी। सरकार इस बात को जान रही थी, समझ रही थी, केवल सरकार नहीं, वन विभाग के रूप में भी सरकार इस बात को जान रही थी, समझ रही थी कि उस समय करीब 5000 वन पंचायतें, हमारी 5000 की संख्या को वन पंचायतें छू रही थी, जो अद्भुत तरीके से संचालन था। और उस समय जो 5000 के करीब वन पंचायतें थी, उनका आंकड़ा अगर हम आपको बताएं तो वो सीधा सीधा था कि 15,50,000 लोग, 15,50,000 लोग उस 5000 को छू रही संख्या वाली वन पंचायतों का प्रतिनिधित्व का प्रबंधन कर रहे थे, और जिसका बजट बमुश्किल 1 करोड़ भी नहीं था। 50-1 लाख का बजट तब बनता था जिसका, और एक बेहतरीन प्रबंधन ये था कि वो बहुत अच्छे जंगल, जनता द्वारा संचालित बहुत बेहतरीन जंगल थे, जो चीड़ के खेत से इतर थे। सरकारों का डर। अब उसका रकबा की बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो आंकड़े थे राज्य बनने से के समय के, या इस समय जिस समय पर ये सारी चीज़ें चल रही थी, एक नया आंदोलन उत्तराखंड में जम ले रहा था, तो उस समय पर एक जो उस समय के जो आंकड़े सार्वजनिक हुए, तो उसमें 4665 वन पंचायतें हमारे पास थीं। 3,25,718 हेक्टेयर बनता था। हेक्टेयर को अगर हम वर्ग किलोमीटर में लें तो सीधा सीधा 3,257 वर्ग किलोमीटर बनता था। यानी अभी वन विभाग जो कहता है कि 5,449 वर्ग किलोमीटर वन पंचायत क्षेत्र है, तो उसमें से अगर हम इस 3,257 वर्ग किलोमीटर को किनारे कर लें, जो वास्तविक वन पंचायतों का क्षेत्र है, बंदी से बेनाम छीनी गई बेनाम जमीन जो जनता के हित की थी, उसमें बनाई गई वन पंचायतों को हटाते हैं, जो सक्रिय भी नहीं है, जो कहीं वजूद में भी नहीं, जिनको लोग मानते भी नहीं है, तो 1,192 वर्ग किलोमीटर जबरदस्ती इसमें जुड़ा गया, जिसमें संख्या कितनी कर दी गई? 12,000 वन पंचायतें। ये संख्या का भी बड़ा खेल है, यानी कि जो ये छोटी वन पंचायतें हैं, जिनका वजूद नहीं है, जिनको जनता नहीं मानती, उनकी संख्या ज़्यादा है, बहुमत उनका है। उस बहुमत को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा खेल सरकारों ने इस तरह से किया। उत्तराखंड में पंचायती वन प्रणाली की नियमावली को बदलने की भी कई बार
साजिशें जब हुई थी, मैं बताऊं कि 1931 के बाद जो पहली नियमावली बनाई गई वो थी 1971-72 की नियमावली। लेकिन ये नियमावली जनता के बीच में कभी नहीं आई, कभी और कहीं से कहीं तक नहीं आई। उसके बाद 1976 में एक नियमावली बनी जो 49 बिंदुओं की थी, वो जनता के बीच में डालने का साहस किया गया 1976 में। और 93 में फिर एक नई वन पंचायत नियमावली बनी जो 59 बिंदुओं की थी। और 93 के बाद भी 96 में भी इन्होंने प्रयास किया और भी कई प्रयास किए। और 2001 अभी राज्य विधिवत राज्य गठित हो गया था, लेकिन चुनी हुई सरकार नहीं थी। और चुनी हुई सरकार नहीं थी तो इन्होंने वन पंचायत नियमावली बनाने में बहुत जल्दबाजी की और 2002 में भी एक नियमावली बना के हमारे ऊपर थोप दी गई। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। ये 17 जुलाई 1983 को कोई विशेष सचिव हुआ करते थे कृषि विभाग के, पंत जी। वो एक मीटिंग, उसमें पत्रकारों को भी बुलाया गया था अल्मोड़ी में एक मीटिंग थी। पहले वो मीटिंग सर्किट हाउस में थी, फिर तुरंत में उसको वन विभाग में मीटिंग होगी, आदि। कृषि विभाग के सचिव हुआ करते थे। तो उन्होंने बाद में जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तब पहाड़ का जो पत्रकारिता थी वो जिंदा पत्रकारिता थी तब की, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उनको झूठ बोलना पड़ा पत्रकारों के आगे, नहीं हम वन पंचायत नियमावली बनाने का प्रयास नहीं कर रहे। अमर उजाला में एक खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी, जो मैंने कहीं संभाल कर रखी है। ये वन पंचायत पर जो मेरी किताब है उस पर यह खबर मैंने छापी है, उसमें है, दस्तावेज के रूप में सुरक्षित है। यानी कि 1983 में आप वन पंचायत को सीधे सीधे वन विभाग में मिलाने के खेल खेल रहे थे, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर सकते थे। मैं आपको बताऊं कि 1980 में जब मैं वन पंचायत का सरपंच था अपने गांव में, तो मेरे को प्रशासन ने चार्ज में जो नियमावली दी वो 1931 की नियमावली थी। और मैं भी 1 साल तक यही मान के चलता रहा, यही नियमावली मैं हमारी वन पंचायत जिसका सरपंच में था वो उसी नियमावली से प्रबंधन कर रही थी। एक दिन किसी सम्मेलन में जब मैं अल्मोड़ा था तो मालूम पड़ा कि वन पंचायत के सम्मेलन में नहीं, संघर्ष के आंदोलनों के सम्मेलन में था, तब मालूम पड़ा कि जिस नियमावली को हमको दिया गया है वो तो 1970-71 में ख़त्म हो गई है और अभी जो नियमावली लागू है वो तो 76 की नियमावली लागू है। ये क्या हो रहा है? जब सवाल उठाए, सवाल पूछे गए, तब मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा खेल हुआ है। और हमारी जो वन पंचायतें 1931 में हमारे पूर्वजों के अथाह संघर्ष के बाद मिली थी वो हमसे छीन ली गई हैं। और उन वन पंचायतों को वन अधिनियम 1927 की धारा 28 से शक्ति लेकर ग्राम वन बना दिया गया है। ग्राम वन और वन पंचायत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ग्राम वन वो वन कहलाते हैं जो वन सरकार की मर्जी से आरक्षित वनों में मिल जाते हैं और सरकार की मर्जी से निरसित हो जाते हैं, और उन वनों का नियमावली भी सरकार ही बनाती है, नियम कानून सरकार बनाती है और संचालन सरकार के हाथ में होता है, सरपंच के हाथ में कुछ नहीं होता है। सरपंच सिर्फ एक व्यक्ति होता है गांव के अंदर जिसको वन विभाग के निर्देशों पर ही चलना होता है। यानी कि 1971-72 में जब 1931 वाली नियमावली बदली गई तो वन अधिनियम 1927 की धारा 28 से शक्ति लेकर बनाई गई। मैं आपको दूसरी एक जिक्र और कर दूं, ये 1931 की नियमावली के बाद जो नियमावली सामने आई थी विधिवत रूप से, जिसको इन्होंने जनता को दिया था, वो 1976 की नियमावली थी। उस नियमावली के भी मैं शुरू के 4 लाइनें आपको पढ़ के सुना दूँ कि साधारण खंड अधिनियम 1857, अधिनियम संख्या 10,1897 की धारा 21 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम 1927, अधिनियम संख्या 16/1927 की धारा 28 की उपधारा 2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस संबंध में अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर सरकारी अधिसूचना संख्या 3394/14,2 दिनांक 28 मई 1972
के साथ प्रकाशित सभी वर्तमान नियमों का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो 76 की नियमावली तो एक बात साफ हो गई कि 1972 में एक नियमावली बनी थी जो जनता के बीच में नहीं आई और आपको मिलेगा भी नहीं कहीं, और जो गुपचुप तरीके से चलती रही। फिर 76 में आपने नियमावली बनाई, इसको भी जनता के बीच में डालने की हिम्मत आपकी नहीं हुई। लेकिन तब जब हम लोग संगठित हो गए थे और पहाड़ में 76 का मतलब राज्य आंदोलन की शुरुआत तेजी से आगे को बढ़ रही थी, तो इनको ये नियमावली जनता को सौंपनी पड़ी। और उसके बाद भी मैंने आपको बताया कि पंत जी वाला जिक्र 1983 में किस प्रकार का एक खेल खेला गया। 76 के बाद भी इनकी नई नियमावली बनी, 93 एक नियमावली इनकी बनी, और उसके बाद 2000 राज्य बनने के बाद की जो नियमावली थी वो 2001-2 में बनी। और इन नियमावलियों की विशेष, मैं राज्य बनने के बाद की विशेषता आपको बताऊं, उसको भी मैं 4 लाइन आपको पढ़ के सुना दूं। तो ये वन अधिनियम की धारा 28 के दूसरे बिंदु से शक्ति लेकर जो बनी थी, और फिर जो उससे पूर्व में आपने 76 में बहुत तेजी से बदल दी थी, उसमें भी इनका मन नहीं भरा। और जो नई नियमावली 2001-2 में बनी, उसमें बना भारतीय वन अधिनियम 1927। अब देखिए सीधे वन अधिनियम 1931 में जो वन अधिनियम कहीं जिक्र नहीं था हमारी वन पंचायतों पर, अब सीधे भारतीय वन अधिनियम 1927 अधिनियम संख्या 16 1927 की धारा 28 की उपधारा 2 एवं धारा 76। अब देखिए इसमें नई चीज, एवं धारा 76 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, ये धारा 76 वन अधिनियम की धारा है, शक्ति का प्रयोग करके पंचायत वन नियमावली करके पंचायत वन नियमावली 1976 एवं इस विषय पर उत्तर प्रदेश की सरकारी अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 19 जुलाई 1976 में प्रकाशित सभी वर्तमान नियमों का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब इसमें वन अधिनियम की 76वीं धारा जो थी उससे भी शक्ति दे दी गई, और ये धारा वनाधिकारियों को बेतहाशा अधिकार देती है। खैर दगड़ियों, मैंने कहा कि वीडियो कुछ बड़ा हो गया है और अभी ये बात पूरी नहीं हुई, लेकिन एक वन प्रबंधन की व्यवस्था जो दुनिया में अद्भुत व्यवस्था है, दुनिया के स्तर पर अद्भुत व्यवस्था है, जिसको दिखाकर हम दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकते हैं, जिसको दिखाकर हम दुनिया को एक रास्ता दे सकते हैं सस्ते और जन आधारित वन प्रबंधन का, उसकी हत्या करने की कोशिश 1970 से निर्बाध चल रही है। और कारण सीधा सा एक कि यदि पंचायती वनों के प्रबंधन पर दुनिया का ध्यान चला गया, विश्व बैंक का ध्यान चला गया, दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों का ध्यान चला गया, पर्यावरण की चेतना संचेतना का ध्यान चला गया, तो एक ही सवाल उठेगा कि वन प्रबंधन के लिए वन विभाग की जरूरत क्या है। एक ऐसा भी आज की तारीख में वन विभाग के बजट को आप देख लीजिए, करीब 10 अरब का उनका बजट है। 60,000 करोड़ का बजट अगर हमारे उत्तराखंड का है तो उसमें से 1,000 करोड़ के करीब का बजट सीधे सीधे वन विभाग का बजट है। उस दूसरी ओर हमारी वन पंचायतें हैं, हमारी वन पंचायतों में जो लीसे का या लट्ठे का या टिम्बर का जो वन विभाग के माध्यम से काटा खोदा छीला जा रहा है, वो पैसा तो वन विभाग के पास ही रहता है। उसको वन विभाग से निकाल कर वन पंचायत के खाते में लाना बहुत टेढ़ी थी, बहुत। भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे, पूजा करोगे तो, लेकिन उस पैसे को वन पंचायत के खातों में सीधे हाथ लाना, गांव वालों की मर्जी से लाना असंभव है। उसके अलावा ये बजट वो है जो वन विभाग के कब्जे में रहता है और गांव वाले इसकी ओर देखते भी नहीं है। उसके अलावा दूसरा बजट होता है जो गांव के लोग देते हैं, चौकीदार के लिए शुल्क के रूप में देते हैं, या घास, गाँवों की वन पंचायत में ज़मीन में घास भी होती है, सूखे पड़ी लकड़ी होती है, तो उस हिसाब से देंगे तो 1 करोड़ करीब का बजट हमारी वन पंचायतों का बनता है, वो भी 12,000 वन पंचायतों। जब हम 5,000 वन पंचायतों का एनालिसिस करेंगे तो ये 40-45 लाख के आसपास सिमट जाता है। ऐसी अद्भुत व्यवस्था दुनिया के स्तर पर अगर सार्वजनिक हो जाए तो निश्चित दुनिया कहेगी कि वन विभाग को समाप्त कर दिया जाए। और यही तो हम कहते हैं, ये जो कॉरपोरेट के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कॉरपोरेट के लिए जो वन अधिनियम बना गई थी, कॉरपोरेट के लिए सरकारों, वही कॉरपोरेट जिसके कब्जे में सरकारें होती हैं, वो जनता को लौटा दो और हम बेहतर वन प्रबंधन के
वैज्ञानिक हैं, हमारी आरण्यक व्यवस्था, हमारा सोचना, हमारा तरीका बहुत बेहतर है, जो हमसे छीन लिया गया था। कब? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद। वो हमको लौटा दो। जंगलात का आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में भी यही था, और 70 से 80 के बीच में जो वन आंदोलन चला, जिसको चिपको के नाम से, और कठोर कानून बनाने का रास्ता सरकारों ने, जनता के खिलाफ और कठोर कानून बनाने का रास्ता सरकारों ने खोजा। वो लड़ाई अभी भी जारी है।